अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने इस ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज हम क्लास 12 के मैक्रोइकोनॉमिक्स का यूनिट 4 टॉपिक गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट बजट इन द इकोनॉमी ये टॉपिक जो यूनिट 4 टॉपिक है हमारे सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 12th क्लास के लिए, उसको जो हमारा सिलेबस मेंशन है उसमें से जो भी टॉपिक्स मेंशन है उन्हें मैंने 8 सब टॉपिक्स के नाम से यानी जिस्ट बनाते हुए 8 सब टॉपिक्स में कवर किया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं पहले 2 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। इसमें हम इंक्लूड करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द सेकंड इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इसके साथ साथ मैं उन बेसिक टर्म्स के बारे में भी आप लोगों से डिस्कशन करूंगा, जिस टर्म्स का यूसेज इनके अंदर होगा जो आपने सुने तो हैं लेकिन आपने अंडरस्टैंड नहीं किए हैं। इन केस अगर वो आपको आते हैं तो ये आपके लिए एक तरह का एड ऑन होगा। तो चलिए फटाफट इन 2 टर्मिनोलॉजीज यानी इन 2 सब टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारा पहला जो मीनिंग है वो है मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे हम 3 चीज़ों को एड्रेस करेंगे। जो पहला चीज़ है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, द सेकंड थिंग इज़ कि बजट क्या होता है, और थर्ड गवर्नमेंट इसे क्यों प्रिपेयर करती है। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट बेसिकली अगर हम कहें तो हम बोलेंगे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हम लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या हमारे लॉ एंड ऑर्डर या बाकी हमारी एक्स वाई जेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मैनेज करते हैं, गवर्न करते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो इट कैन बी डिफाइन एज द ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट, यानी कि एक लोगों का समूह जिनके पास अथॉरिटी है संचालन करने की, एक स्टेट को, राज्य को, या एक कंट्री को, एक देश को। इन गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है? देखिए, अलग अलग देशों के अंदर गवर्नमेंट को फॉर्म करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जो है वहाँ पर एक सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि चाइना, जहाँ पर गवर्नमेंट सिंगल पार्टी द्वारा फॉर्म की जाती है। और हम एग्जाम्पल अपनी कंट्री का ले सकते हैं क्योंकि हमारे बहुत करीब है, तो उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। बट मुद्दा ये नहीं है कि गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है या क्या फॉर्म करता है। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जानना है कि गवर्नमेंट क्या काम करती है। तो गवर्नमेंट का बेसिक जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये है कि वो एक एजेंसी की तरह काम करती है, जिसका बेसिक पर्पस होता है कि जो भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनका संचालन करना, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के अलावा गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और अनेक तरह के उसके पर्पसेस या वेरियस एक्टिविटीज उसे परफॉर्म करनी पड़ती हैं। अब इन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट को रोड्स बनाना, रेलवेज बनाना, गवर्नमेंट को लोगों तक बेसिक सुविधाएं पहुंचाना, और इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ता है। और इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत ज़्यादा पैसे को स्पेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। समझते हैं क्या कौन कितनी एक्टिविटी? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो गवर्नमेंट हैव टू फॉर्म ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट को इन सब एक्सपेंडिचर्स को परफॉर्म करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट क्योंकि खर्चा कर रही है तो वो खर्चा करने के लिए उसको पैसा कहाँ से आएगा, तो उसको अपने जो पैसे आने के वेरियस सोर्सेज हैं उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाए, कितना पैसा कहाँ से लिया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन निकाला कि गवर्नमेंट को प्लानिंग करना पड़ेगा। सोल्यूशन क्या निकाला कि उसे प्लानिंग करना पड़ेगा, उसे कोई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी कि कहाँ वो कितना कितना स्पेंड करने वाले हैं, किस किस पर्पज़ के लिए स्पेंड करने वाले हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट हर साल एक बजट क्रिएट करती है। सो बजट क्या है? इट इज़ अ एनुअल स्टेटमेंट, एक साल का स्टेटमेंट है जिसके अंदर वो बताता है कि शोइंग द आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स व्हिच द गवर्नमेंट परफॉर्म ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, यानी कि एक साल में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करने वाली है और कितना पैसा रिसीव करने वाली है, उसका जो डिटेल है उसको हम बजट कहेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड इट।
एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड, हम स्लाइड में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव गवर्न करने का है। अब इस गवर्न करने के लिए दे हैव टू स्पेंड अलॉट, उनको खर्चा करना पड़ेगा। किन के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको, रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, उनको जो है क्या कहते हैं कोई बिल्डिंग अगर क्रिएट करनी है, कोई डैम बनाना है, उनको लोगों को वेलफेयर एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा करना पड़ता है। वेलफेयर एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब है जो कि शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट को उसके लिए जो है शिक्षा प्राप्त करने के प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। कोई व्यक्ति है जो कि इतना नहीं कमा पाता कि वह अपना पेट भर सके, तो गवर्नमेंट को उसका भी ख्याल रखना है, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स को क्रिएट करना है। इस तरह के वेरियस एक्सपेंडिचर्स जो है, कोई बीमार है लेकिन वो इलाज नहीं करा सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन लोगों के बारे में सोचें। और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो पुलिस वाले हैं उनको सैलरी देना पड़ेगा, कोर्ट चलाना है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए जो स्पेंडिंग करने पड़ती हैं, उनको गवर्नमेंट को इसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। बट ये पेमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो पैसा रिसीव करेगी। तो गवर्नमेंट ने कहाँ से पैसा रिसीव करे, उसके भी वेरियस उसने फॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल टैक्सेस है, फाइन्स हैं, फीस है। आप देखेंगे आपने रेड लाइट क्रॉस किया लेकिन तो आपको फाइन देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों टैक्स आपने सुना होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, व्हाट इज टैक्सेस। और बोरोइंग्स यानी कि गवर्नमेंट को हो सकता है कि कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से कर्जा मिल जाए, या गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दे, तो इन सब ये सब सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के। सो ये सब सोर्सेज है जहाँ से गवर्नमेंट रिसीव कर रही है पैसे को। यू कैन सी दैट इसके अंदर, फोटोज के अंदर गवर्नमेंट का जो है पॉकेट फिल हो रही है, और यहाँ है गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड, यानी गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। अब इन्हीं सभी एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इन डे टू डे एक्टिविटीज जो इनके अंदर वो इन्वॉल्व हैं, उनको करने के लिए गवर्नमेंट को, ये पैसा किसका है? ये पैसा है हम लोगों का, जिनको गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। तो गवर्नमेंट को एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है ताकि वो एक प्लानिंग, एक प्रोसीजर से इन पैसे को कलेक्ट या स्पेंड कर सके। और उसके लिए वो क्या करती है? वो जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, वो स्टेटमेंट क्या है? वो एक एस्टीमेट है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्टीमेट। एस्टीमेट मींस अंदाजा। वो एक अंदाजा लगाती है, प्लान करती है एडवांस में कि कहाँ से उसे कितना पैसा आने वाला है और वहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करने वाली है। अब एक बात ध्यान रखा जाए कि ये सिर्फ एक अंदाजा है। हो सकता है कि जो एक्चुअल खर्चा हो वो ज़्यादा हो या कम भी हो सकता है, या एक्चुअल पैसा जो उन्होंने रिसीव किया वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट अपना बजट प्रिपेयर करती है। तो अब ब्रीफ करते हैं जो हमने समझा, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है, यानी कि हर साल गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है कि वो एक साल में एक ऐसा स्टेटमेंट प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर एक अंदाजा है कि वो हर साल में कितने आइटम्स प्रोड्यूस करने वाली है। प्रोडक्शन एक्टिविटी में भी खर्चा कर सकती है गवर्नमेंट, कितने आइटम स्पेंड करने वाली है, कितना पैसा किस हेड में स्पेंड करने वाली है, और कहाँ से पैसा रिसीव करने वाली है। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, हमारा अगला टॉपिक ये आता है कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। तो गवर्नमेंट बजट बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट अपना बजट क्रिएट करती है। तो अगर हम ध्यान से देखें हमारे जिसके अंदर भी हमने, जैसे मैंने समझा था, हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ब्रॉडली 5, जिनके अंदर गवर्नमेंट अपना बजट क्रिएट करती है, जिसके ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट बजट क्रिएट करती है। पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज रिसोर्स, या रीएलोकेशन का मतलब क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। रीएलोकेशन बेसिकली किसी चीज को दोबारा एलोकेट करना या दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना एक अलग तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोबारा एलोकेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले जब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, पहले एलोकेशन हो चुका है। तो जब गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उसका ऑब्जेक्टिव 2 है कि एक तो कि अगर वो कोई भी चीज़ है उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें जहाँ प्रॉफिट मिलेगा। पर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं होगा, जहाँ पर वो सोसाइटी के लिए ज़रूरी होंगी, जैसे एजुकेशन, यू कैन से हेल्थ सर्विसेज देखें, क्योंकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम करता है इस बेसिस पे, एबिलिटी टू पे बेसिस पे, कि जो पे कर सकता है वो कर सकता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए एक स्कूल है, उसकी फीस 15,000 रुपये है। अब अगर आप उसकी फीस पे कर सकते हैं तो उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। अब अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी गवर्नमेंट मेक प्रोविजन, यानी उस रिसोर्स को, उसको चीज़ों को अरेंज करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी। सो द अदर ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर,
कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि ही विल बी एजुकेटिंग। इसीलिए गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे होते हैं उन पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है इस वे में कि वो अपने इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर सके। और इसीलिए गवर्नमेंट रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज को। अब गवर्नमेंट रीएलोकेट कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट इसके लिए फिस्कल पॉलिसीज का यूज करती है। फिस्कल पॉलिसी बोले तो क्या मतलब? फिस्कल पॉलिसी का बेसिक मतलब ये है कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो यहाँ हमने जाना था कि व्हाट इज द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो पॉलिसी गवर्नमेंट के खर्चे या कमाई से संबंधित हो वो पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी कह सकते हैं आसान शब्दों में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट वो फिस्कल पॉलिसी कहलाते हैं। अब फिस्कल सरकार के लिए कमाई का क्या साधन है? तो कमाई का सबसे इंपॉर्टेंट साधन जो है सरकार के लिए वो है टैक्स। अब समझते हैं व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या है? तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा हर इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके बदले में वो कोई डायरेक्ट बेनिफिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता इन रिटर्न। उदाहरण के तौर पर सपोजिटली इफ आई एम ए टैक्स पेयर एंड आई एम अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ इनकम एंड मेरी इनकम ज़्यादा है और मैं टैक्स पेयर भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इनकम का एक हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे करूँगा। अब गवर्नमेंट इसके बदले में उसकी मर्जी है कि मुझे कुछ दे सकती है या नहीं दे सकती, पर आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। जैसे कि हम नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है कि आप एक दुकान पे गए, सपोजिटली यू वांट टू परचेज समथिंग, आप कंजम्पशन कर रहे हैं, आपको कुछ परचेज करना है। तो आप जब परचेज करना है तो आप डायरेक्टली गए, और जब आप डायरेक्टली वहाँ गए तो आपने उसको पैसे दिए और आपने सामान खरीद लिया। पर यहाँ पर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, पर आप उसके बदले में उससे कुछ रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, गवर्नमेंट हमें उससे ज़्यादा स्पेंड करती है बट डायरेक्टली उससे हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें कुछ देगी। पर गवर्नमेंट को ये पैसा तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट हमें, और हम गवर्नमेंट को क्यों देंगे? गवर्नमेंट इसको लीगली क्यों बनाती है ऐसा बाइंडेड कि हमें देना पड़ेगा? क्योंकि गवर्नमेंट हमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दे रही है जो कि हम अपना उस पर एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे, जैसे कि रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, हम स्ट्रीट लाइट्स का बिल नहीं भरते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अवेलेबल होती हैं। पुलिस प्रोटेक्शंस हो गई, हमारी जो है क्या कहते हैं बॉर्डर्स पे हमारी सिक्योरिटी हो गई। द गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज बट इन रिटर्न व्हाट वी हैव टू गिव, इफ वी एबल टू अर्न सम इनकम, अगर हम कुछ पैसा कमा सकते हैं तो उसके बदले में हम गवर्नमेंट को एक पेमेंट देंगे टैक्स का व्हेन वी अर्न इट। सो दैट पार्ट ऑफ, सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज अ कंपल्सरी पेमेंट, यानी हमारी कमाई का एक हिस्सा जो हमें देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि वो एक चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कंपनी हो, उसे देना पड़ेगा। तो वो सरकार के लिए एक रेवेन्यू का सोर्स है, यानी कमाई का सोर्स है। ये अलग अलग तरीके के होते हैं जिसके बारे में हम पार्ट 2 के अंदर ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। पर सरकार खर्चा कहाँ करती है? आपने एलपीजी सिलेंडर्स का एग्जाम्पल देखा होगा। एलपीजी सिलेंडर जब आपके आता है तो उस पर आपको कुछ छूट मिलती है। वो छूट जो आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज। तो ये क्या? ये एक ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं फाइनेंशियल हेल्प है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, ताकि इंडिविजुअल को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी फर्म को प्रोवाइड कर सकती है, ताकि वो किसी चीज़ को अफोर्डेबल बना सके। अब देखिए यहाँ पर एक हाथ है, ये पैसा देता हुआ दिख रहा है, ही इज़ अ फार्मर। जो फार्मर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको कुछ पैसा मिल रहा है रिटर्न में, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को एंगेज कर सके। और यहाँ पर एक व्यक्ति है हु इज़ अ ऑफिस वर्कर, अगर आप देख सकते हैं इसमें, तो ये ऑफिस वर्कर जो है ये अपने ऑफिस से जो पैसा इसने कमाया इनकम के तौर पे, गवर्नमेंट इज टेकिंग ए टैक्स फ्रॉम हिम बिकॉज ही इज अर्निंग गुड। सो ताकि ये जो पैसा है गवर्नमेंट रिसीव करे एज ए टैक्स, और यहाँ पर गवर्नमेंट ये जो गरीब लोग हैं इनको ये पैसा रिटर्न में दे रही है एज ए सब्सिडी। तो जो पैसा उस गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया एज अ टैक्स, दैट इज द इनकम फॉर द गवर्नमेंट, इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट ने अपने हाथ से छोड़ दिया पैसा, दैट विल बी स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, खर्चा है सरकार का। अब सरकार ऐसा क्यों करती? सरकार को क्या जरूरत है रीएलोकेट करने के रिसोर्सेज को? क्योंकि सरकार को मेंटेन करना बैलेंस किसमें? पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के अंदर, सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के अंदर, यानी सोसाइटी में जो वेलफेयर है उसको इंक्रीज करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, रीएलोकेट करती है ताकि वो बैलेंस मेंटेन कर सके। अब रीएलोकेशन करने के लिए करेगी फिस्कल पॉलिसी यूज करेगी। अब फिस्कल पॉलिसी मैंने बताया था क्या है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से। तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट टैक्स का यूज करेगी, सब्सिडी का यूज करेगी। अब गवर्नमेंट टैक्स का क्या यूज करेगी अगर हम देखें तो, अब गवर्नमेंट टैक्स का कैसे इस्तेमाल करेगी? टैक्स का क्या इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट टैक्स के अंदर जो है
वो क्या करेगी, डिस्करेज करेगी उन कमोडिटीज के प्रोडक्शन को, वो डिस्करेज करेगी उन कमोडिटीज के प्रोडक्शन को, वो डिस्करेज करेगी उन कमोडिटीज के प्रोडक्शन को जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, और वहां पर टैक्स लगाएगी। तो टैक्स लगाने से डिस्करेज कैसे होगा? मान लीजिए कोई चीज जो है वो, जब हमने पढ़ा था, हमने बेसिक पढ़ा था कि कोई चीज अगर कॉस्टली हो जाती है तो हम उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहते। तो जब टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, कहेगी कि देखो, गवर्नमेंट कहेगी टैक्स लगाएगी किस पे, अल्कोहल पे, सिगरेट्स पे। जब गवर्नमेंट पे टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, इसका बर्डन बढ़ेगा प्रोड्यूसर पे। जब इनका प्रोड्यूशन का बर्डन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर करेगा कि क्योंकि इसमें प्रोडक्शन में बर्डन ज्यादा है, तो गवर्नमेंट सोचेगा, वो प्रोड्यूसर सोचेगा कि इसको प्रोड्यूस ना करें, वो इसको प्रोडक्शन करने के लिए डिस्करेज होगा। वही जब यही जो प्रोडक्शन जो, और इससे जो पैसा इकट्ठा होगा टैक्स लगाकर, वो पैसा गवर्नमेंट के लिए आएगा, वो इसको यूज करेगी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूट करने में। किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में? कुछ ऐसी कमोडिटीज को प्रोडक्शन करने में जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। मान लीजिए हमें सौर ऊर्जा से यानी या पवन ऊर्जा से, यानी कि हमें जो है बिजली बनानी है और हम उसे विंड एनर्जी बनाना चाहते हैं या हम सोलर एनर्जी बनाना चाहते हैं, और ये सब्सिडी वर्क, अब इसके लिए इसका एक्सपेंडिचर बहुत है, तो गवर्नमेंट उन ऐसे तरह के प्रोडक्शन को स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को एनकरेज कर सकती है। कैसे एनकरेज करती है? सब्सिडी देकर, यानी कि हेल्प कर कर, फाइनेंशियल हेल्प कर कर, ताकि वो लोग अफोर्डेबिलिटी में आए और उसको प्रोड्यूस कर सकें। जैसे कि हम इस कार्टून में देख सकते हैं कि यहाँ टैक्स पेयर के पॉकेट से उसने पैसा लिया है, और ये इज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, यू कैन से इट्स द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट है और टैक्स पेयर के पॉकेट से पैसा लिया है, उसने वापस दे दिया है पैसा लेकर एक प्रोड्यूसर को, जो कि कहीं ना कहीं जो है विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की प्रयास करेगा। तो अल्टीमेटली क्या कर रही है गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे उन्हें इस तरह से बैलेंस करने की कोशिश करती है कि सोसाइटी के दोनों ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफिल कर सके। Then what is this is the first point. The second point is, again, the second is reduction of inequality in income and wealth. तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ के अंदर, यानी कि समझिए इस टॉपिक को, इनकम और वेल्थ, व्हाट इज इनकम एंड व्हाट इज वेल्थ एंड व्हाट इज द डिफरेंस। व्हाट इज इनकम? इनकम वो पार्ट होता है, हमारे इनकम को हम बोल सकते हैं जो पैसा हम अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसे जो हम रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनकम। और वेल्थ ओवर द टाइम जब हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं तो दैट क्रिएट्स अ वेल्थ। आप देखेंगे फ्यू पीपल आर वेरी रिच, दे आर कंसिडर्ड एज हैव्स, जिनके पास बहुत कुछ है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, एक्सेस पैसे भी हैं, कुछ अर्न ना भी करें तब भी उनका काम हो जाएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है। एंड देयर आर फ्यू पीपल जो रोज जाते हैं, अर्न करते हैं, इनको हम कैसे करेंगे हैव नॉट, जिनके पास सोसाइटी में इतना पैसा नहीं है, वो रोज शायद 3 दिन में से एक ही टाइम खाना खाते हैं 3 टाइम में से। तो ऐसे लोग को हम वी कंसिडर एज पुअर पीपल एंड दे आर कॉल्ड रिच पीपल। तो सोसाइटी में हम देखेंगे हर तरह के लोग हमारे पास अवेलेबल हैं, रिच और पुअर। अब इन डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स, इन डिफरेंट तरह के सोसाइटीज के लोगों के लिए अब ये गवर्नमेंट अनबायस्ड होकर इन लोगों को देखती है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो किसी तरह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ला सके, सभी लोगों को समान तरीके से आय का समानता कर सके, यानी कि सब लोगों को एक लेवल पर इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अगर ये इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होगी तो इससे समाज के अंदर एक अलग तरह की सोसाइटी का निर्माण होगा। क्यों? समाज में, सोसाइटी में अलग तरह का निर्माण कैसे होगा? जब ये असमानता होगी तो बहुत ज्यादा रिच होंगे, बहुत ज्यादा पुअर होंगे, तो इन दो सोसाइटीज के डिफरेंट क्लासेस में क्लैशेस होगा। तो गवर्नमेंट इनके क्लैशेस को रोकने के लिए इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए अगेन अपने वही 2 फिस्कल पॉलिसी टूल्स को यूज करती है, और वो टूल्स कौन कौन से हैं? एक है टैक्स, जैसे हमने पढ़ा था, और दूसरा है सब्सिडी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि दोज हु आर अर्निंग बेटर, जो बेटर ऑफ हैं मनी के टर्म्स में, जो अच्छे हैं, रिच हैं, उनसे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर लेती है और उसी पैसे का यूज करती है टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द पीपल हु आर पुअर इनफ, सो दैट कि जो इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं कम से कम ये लोग ये पूरा कर सके। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि उन्हें फ्री में पैसा दे रही है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इन लोगों को उतने रिसोर्सेज अवेलेबल करा सके कि ये लोग खुद कैपेबल बन सके, जैसे कि एजुकेट कराना इन्हें, एक सब्सिडाइज रेट, इन्हें हेल्थ सर्विसेज देना जो जीवन जीने के लिए जरूरी है। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर हम समझें तो हम समझेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स देखें तो एक जैसे लगेंगे, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ एंड रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, पर दोनों में एक डिफरेंस है। रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्स फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, ये रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज को यूज करने पे जब प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं तो उससे जो क्रिएट होती है दैट इज इनकम।
तो जब हम पहले वाले टॉपिक की बात करते हैं रीएलोकेशन रिसोर्सेज, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी उनको हम ऐसे एलोकेट करें, उन गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट जो है उनको रीएलोकेट करती है कि वो गुड्स एंड सर्विस यानी प्रोडक्शन को डायरेक्शन दे सके। और यहां पर मतलब है कि जो प्रोडक्शन हो चुका है, जैसे जो इनकम क्रिएट हुई है, जो आउटपुट क्रिएट हुआ है, उस आउटपुट को कौन लोग कंज्यूम कर पाएंगे उसको डायरेक्शन दे सके। तो एक प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है और दूसरा कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। यानी कि हमारा रीएलोकेशन सोर्सेज प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है और रिडक्शन इनइक्वालिटी इन इनकम कंजम्पशन पर्सपेक्टिव से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बाद सरकार जो तीसरा ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखती है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नाउ बिफोर वी अंडरस्टैंड इसको, हम इससे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हम कुछ वेरिएबल समझते हैं। देखिए हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, रोज न्यूज़ में भी हमें आता है कि किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए हैं, जीडीपी कम हो गया है, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है। ये सब टर्म्स हमने सुने हुए हैं और ये टर्म्स हमें कभी समझ नहीं आते। इनको हम बोलते हैं बिजनेस फ्लक्चुएशंस। ये फ्लक्चुएशंस जब बहुत ज्यादा होती हैं तो ऐसी फ्लक्चुएशंस हमेशा डिस्करेज करती हैं इन्वेस्टमेंट्स को इकोनॉमी के अंदर, जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पर्सपेक्टिव से कंसर्न का फैक्टर है। अब ऐसे में जब फ्लक्चुएशन होती है, आप देख लीजिए अभी पीछे कुछ दिनों पहले प्याज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो हम किसको ब्लेम, हम सरकार को ब्लेम कर रहे थे उसके लिए। क्यों भाई, दाम तो प्याज के बढ़े, उसके लिए सरकार का क्या दोष? क्योंकि सरकार इन चीजों का नियंत्रण रखने में की जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की। इसीलिए हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज और टूल्स बनाए जिससे कि हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, बिजनेस फ्लक्चुएशंस कंट्रोल ले सके। अब फ्लक्चुएशंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, पहले थोड़ा सा एक ब्रीफली उन न्यू वर्ड्स को जान लेते हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले है इन्फ्लेशन। या उन्होंने सुना है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। क्या होता है इन्फ्लेशन? तो जनरल बात करें इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल, यानी कि कीमतों का बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। एक अगर आमतौर पर अगर हम करें, हम एक बास्केट ऑफ गुड्स लें यानी कि जो हम कंज्यूम करते हैं दिन प्रतिदिन, उसका अगर एवरेज प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा तो हम कहेंगे कि एक समय अवधि के अंदर इतना प्राइस बढ़ गया, यानी कि इन्फ्लेशन हुआ। अब इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। इसको मैंने इस स्लाइड के अंदर एक एग्जांपल से समझाया कि कैसे प्रॉब्लम रहेगा। मान लीजिए आपको रोज 40 रुपए मिलते हैं आपकी पॉकेट मनी, जो आप अपने कैंटीन में जाके समोसे पे कंज्यूम कर सकते हैं। अब 40 रुपए और आपका मान लीजिए समोसे की कीमत 8 रुपए है, तो आप बताइए कितने समोसे आप कंज्यूम कर पाएंगे? 40 रुपए इनकम है, समोसे की कीमत 8 रुपए है, तो 40 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5 समोसा। तो आप यानी कि 5 समोसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपको पता लगता है कि जो कैंटीन में समोसा वेंडर है, जो बेचने वाला है समोसा, उसने इस प्राइस को 8 रुपीज से इंक्रीज करके 10 रुपीज कर दिया है। तो अब बताइए आप कितने समोसे खरीद पाएंगे 40 रुपीज में? नाउ यू कैन बाय ओनली 4 समोसा, यानी कि पहले के मुकाबले अब आप एक समोसा कम खरीदेंगे। तो एक समोसा कम खरीदने का मतलब क्या है कि क्योंकि प्राइस बढ़ा, तो जब प्राइस बढ़ा तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? तो प्राइस बढ़ा तो आपकी जो पेइंग कैपेसिटी है, जो आपकी परचेजिंग पावर है, वो रिड्यूस हो गई, यानी कि आपके पैसे में सामान खरीदने की क्षमता कम हो गई। और जब आपके पैसे में सामान खरीदने की क्षमता कम हुई तो आप कम सामान खरीद पाएंगे। तो जब भी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन यानी कीमतें बढ़ती हैं तो उससे जो फिक्स इनकम ग्रुप होता है उसको बड़ा समस्या हो जाती है, क्योंकि वो अब उतना सामान खरीद नहीं सकता। अब जिस कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो डे टू डे अपनी इनकम अर्न करते हैं और उसको ही वो से अपनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं जो उनको जीने के लिए ज़रूरी होती है। अगर कंसिस्टेंटली किसी इकोनॉमी के अंदर प्राइस राइज होता रहेगा, तो उसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा? उसका ये इम्पैक्ट निकलेगा कि वो लोग जो हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज भी नहीं खरीद पाएंगे जो उनके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करे? तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट इस चीज को मैनेज करे कि वो कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी। करेक्ट। अब इसके बाद दूसरा एक टर्म है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का क्या अर्थ है? डिफ्लेशन का अर्थ है कि जनरल डिक्रीज इन प्राइस लेवल। तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा हो गया, अगर इन्फ्लेशन जो है हमें प्रॉब्लम करती है तो डिफ्लेशन हमारे लिए बहुत अच्छी है, प्राइस कम हो रहे हैं, वो खरीद पाएंगे। पर ये मैक्रो इकोनॉमिक, वैसे अगर एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देखें तो उसके लिए तो बड़ा अच्छी बात है कि वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विस खरीद सकता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ये बहुत बड़ा भयंकर समस्या क्रिएट कर सकती है। और जो समस्या क्रिएट कर सकती है वो समस्या है डिफ्लेशनरी। क्या कैसे? अब समझिए इसको।
कोई प्रोड्यूसर जब सामान को बनाता है तो वो ध्यान रखते बनाता है कि उसे कुछ प्रॉफिट होगा। तो जब उस वस्तु की कीमत के प्राइस गिरेंगे बाजार में तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा या उसको हो सकता है कि लॉस भी हो, तो कम प्रॉफिट और कम लॉस के चक्कर में वो अपना प्रोडक्शन कम करेगा। अब प्रोडक्शन कम करेगा तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन करने के लिए उसे क्या चीजें चाहिए होती हैं? प्रोडक्शन करने के लिए उसे चाहिए फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो यानी कि वो उन लोगों को कम नौकरी देगा। कम नौकरी देगा तो कम पैसे मिलेंगे, कम पैसे मिलेंगे उन्हें तो कम डिमांड होगी। क्योंकि देखिए नौकरी कम में दी यानी कि कुछ लोग को बेरोजगार हो गए कुछ लोग तो, और जब कुछ लोग बेरोजगार हो गए वो नौकरी कर ही नहीं पाएंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे सामान खरीदने के। जब सामान खरीदने के पैसे नहीं होंगे तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर लास्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस जो है डिक्रीज हो जाएगा अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड आपकी, ये अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये देखिए हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा जो है डिमांड है, ये हमारी है सप्लाई है, सडनली हमारा प्राइस ये था। अब किसी वजह से अगर हमारी जो है डिमांड कम हो जाती है तो हमारा प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस डिक्रीज होगा तो ये चक्कर चलता रहेगा जिससे प्रोडक्शन कम होता रहेगा और बेरोजगारी इकोनॉमी बढ़ती रहेगी। तो आप बोलेंगे सर ये तो इन्फ्लेशन से भी खतरनाक है। हाँ भाई, ये इन्फ्लेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा बोला जाता है, समझा जाता है कि अर्थव्यवस्था ग्रो करने के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन होना जरूरी है क्योंकि प्रोड्यूसर उससे मोटिवेट रहते हैं। पर दोनों सिचुएशन में ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना ही बहुत ज्यादा डिफ्लेशन अर्थव्यवस्था के लिए ठीक स्थिति है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज, अपने टूल्स, अपने मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी टूल्स इस तरह से यूज करती है ताकि वो इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होगा या बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा या डिफ्लेशन स्पाइरल हो जाएगा तो वो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, वो किसी इकोनॉमी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए, और अब हम जानते हैं कि ये इकोनॉमी में चलता रहता है तो इसीलिए हमारे पास कुछ बेसिक वर्ड्स है बिजनेस साइकिल्स जो हमने देखे इसके अंदर। अब बिजनेस साइकिल्स क्या है? हम बिजनेस साइकिल्स बेसिकली जीडीपी के बेस पे बनते हैं। जीडीपी के बेसिस पे यानी कि जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट, यानी कि एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उन सबका क्या मॉनेटरी वैल्यू है। उन सबके मॉनेटरी वैल्यू का जोड़ इकोनॉमी के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमी की इनकम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो है ये डिफरेंट फेसेस से जाता रहता है, जैसे मैंने बताया। जब ये एक्सपैंड होता है यानी जीडीपी बढ़ रहा है, जब ये अपने लेवल पे पहुंच जाता है तो ये पीक है, और जब ये नीचे गिरने लगता है तो हम इसे रिसेशन कहते हैं। या आपने सुना होगा लेकिन अभी समझा नहीं। अगर इसको हम समझे तो रिसेशन की डेफिनेशन होती है कि अगर 2 क्वार्टर्स यानी कि 6 महीने तक जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ दिखाए कंसिस्टेंटली तो हम डिक्लेयर करते हैं कि इकोनॉमी रिसेशन में है। ये टर्म आपने अक्सर सुना होगा कि क्या इकोनॉमी रिसेशन में है। हाँ, तो ये रिसेशन का मतलब क्या है कि रिसेशन का मतलब है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा है, इन जॉब्स जा रही हैं। प्रोडक्शन घटने से जॉब्स क्यों जाएंगे? अभी मैंने आपको समझाया डिफ्लेशन स्पाइरल में कि जब प्रोडक्शन घटेगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो खर्च नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे तो सामान नहीं बिकेगा, सामान नहीं बिकेगा तो और फर्दर वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जब यही चीज काफी कंसिस्टेंटली लेवल पर बढ़ जाती है तो दैट टेक अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जहां पर बहुत ज्यादा लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जीडीपी एकदम अपने मिनिमम लेवल पे टच करता है। और जब जीडीपी अपना मिनिमम लेवल टच करता है तो उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है उसके बाद जीडीपी फिर बढ़ना शुरू करता है, और जब बढ़ना शुरू करता है तो हम रिकवरी कहेंगे। तो हम देखें एक्सपेंशन, पीक, डिप्रेशन, द मिनिमम पॉइंट एंड द रिकवरी, दीज ऑल आर बेसिक बिजनेस साइकिल्स, और ये थ्रू आउट चलती रहती हैं। तो इनमें इसका मतलब कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन होना जो है जाहिर सी बात है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन कितना होगा इसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? इसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। तो सरकार जब अपना बजट फॉर्म करती है तो अपनी पॉलिसीज को इस डायरेक्शन में फॉर्म करती है कि वो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी को ला सके। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सके, इस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सके, इकोनॉमी के अंदर जीडीपी के बढ़ने या घटने के मामले को कंट्रोल कर सके, अगर इन्फ्लेशन है तो उसे देख सके, डिफ्लेशन तो उसे देख सके। तो बजट बनाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ये भी होता है कि अपनी पॉलिसीज को इस तरह से फॉर्म किया कि वह इकोनॉमी के अंदर जो है इन फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर सके, इन फ्लक्चुएशंस के बारे में समझ सके और उस अकॉर्डिंगली अपने एक्सपेंडिचर्स और अपने रेवेन्यूज को गाइड कर सके।
इसका मतलब चौथा है, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट केवल यहाँ पर सिर्फ मैनेज नहीं करती, कभी कभी गवर्नमेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। आपने इंडियन ऑयल का नाम सुना होगा जब भी तेल भरवाना होता होगा, या गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज। आप देखिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। इसके इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट इस हिसाब से लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट को जब इंडियन रेलवेज का बजट निकालना होता था तो कुछ साल पहले तक गवर्नमेंट इंडियन रेलवेज का बजट सेपरेटली निकालती थी। जब जहां इतना बड़ा प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जिसमें कोई प्राइवेट प्रोवाइडर प्रोडक्शन ना कर सके, या वो बहुत ज़रूरत की चीज़ हो, या अगर प्राइवेट को करेगा भी तो उसमें नुकसान बहुत हो, ये जेस्टेशन पीरियड यानी कि जिसमें कमाई के आने की जो गुंजाइश है वो बहुत साल के बाद हो, जिसमें प्राइवेट प्रोड्यूसर पार्टिसिपेट ना करना चाहता हो, तो गवर्नमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे सेगमेंट्स को कर प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। तो जब गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है तो उसका ऑब्जेक्टिव अगेन वही जो दोनों चीजों में बैलेंस लाना, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल वेलफेयर को भी बैलेंस करना। तो बेसिकली अगर देखें तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट अपना बजट क्रिएट करती है। हालांकि केवल ये 4 नहीं है, देयर आर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, पर ये ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं इन चारों के अंदर ही इन्वॉल्व हैं। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को मैनेज करती है तो वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ प्रोसीड करता है। जब गवर्नमेंट जो है रिसोर्सेज को और इनकम को रीएलोकेट करती है, रिड्यूस करती है इनइक्वालिटी को, तो वो अगेन रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने की तरफ स्टेप्स बढ़ाती है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान रखते हुए अपने बजट बनाती है। आई होप कि गवर्नमेंट के बजट का मतलब क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। हम ये इसका सिर्फ पार्ट 1 सेक्शन है। इसके बारे में जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में और गवर्नमेंट के डेफिसिट्स और टाइप ऑफ डेफिसिट के बारे में हम अगले नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वीडियो।